जब भी हम वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालेंगे हम लोगों को कुछ बातें ध्यान रखनी है। एक तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद रखना है, समझ गए? रिजल्टेंट का फॉर्मूला है ये, और रिजल्टेंट केवल दो वेक्टर्स का ही करेंगे। हमेशा दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालेंगे। अगर 4-5 दे रखे हो ना तो दो दो करके करेंगे, समझ गए? जब भी हमें रिजल्टेंट निकालना हो, रिजल्टेंट का मतलब है कई सारे वेक्टर्स का रिजल्ट, समझ गए? बहुत सारे काम करते हो रिजल्ट एक आता है ना? बहुत सारे काम करो रिजल्ट एक होगा। इसी तरीके से दो वेक्टर्स होंगे रिजल्ट एक होगा। तो ये दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है, समझ गए? दूसरी बात, एंगल कौन सा होगा? एंगल कौन सा होगा? देखो एंगल ऐसा भी हो सकता है, ये एंगल भी हो सकता है और ये एंगल भी हो सकता है। दो तरीके से एंगल हो सकता है, एक तो टेल और टेल के बीच में, एक को टेल और टेल के बीच में एंगल, और एक हेड और टेल के बीच में एंगल। कौन सा एंगल लेना चाहिए? एक एंगल है टेल टेल, टेल टेल एंगल, टेल टेल, और एक है हेड टेल एंगल। कौन सा एंगल लेना चाहिए? सबसे बड़ा कंफ्यूजन और सबसे इजीली इग्नोर होने योग्य चीज़ यही है। बच्चे इसको बहुत जल्दी इग्नोर कर देते हैं। याद रखो, एंगल होगा टेल टू टेल का, समझ गए? एंगल लिया जाएगा टेल से टेल मिला करके, टेल से टेल मिलाओ एंगल, समझ गए? टेल से टेल मिलाओ एंगल। दिस इज नॉट, ये वाला एंगल नहीं लेना। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विद वेक्टर ए, ठीक है? हमारे पास दो वेक्टर्स है ना, ए और बी, उनके बीच में टेल टू टेल एंगल कौन सा है? थीटा। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट होगा tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ये एंगल होगा रिजल्टेंट का ए वेक्टर के साथ। ये तीन इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। अगर ये याद रखोगे तो किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? तो करते हैं शुरू। न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग, एप्लीकेशंस। ओके, पहला क्वेश्चन है, टू फोर्सेस 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल विद एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। टू फोर्सेस हैं, एक फोर्स है 5 न्यूटन, दूसरा फोर्स है 7 न्यूटन, एक्ट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री का है? 60 डिग्री। मेंशन नहीं किया हुआ ना कि हेड हेड है, टेल टेल है, टेल टेल मान के चलेंगे। दिस एंगल इज टेल टू टेल एंगल। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। इजी है ना, रिजल्टेंट फोर्स निकालो। तो बहुत इजी है, रिजल्टेंट क्या होगा करके बताओ, करके बता सकते हो तुम लोग? इट विल बी, हाँ तो कल कर लिया था ना हमने, कल कर लिया था क्वेश्चन तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये तुमने कल कर लिया था क्वेश्चन तो। टू इक्वल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स इक्वल हैं, हैव द रिजल्टेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड आइदर। टू इक्वल वेक्टर्स have resultant equal to either vector, find angle between them, ये क्वेश्चन है, समझ गए? दो वेक्टर्स हैं, इक्वल वेक्टर्स हैं, और उनका रिजल्टेंट भी उनके इक्वल है।
है ना कमाल की बात भाई। ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, रिजल्टेंट भी है, और क्या दे रखा है, ए इक्वल टू बी एंड आर इज ऑल्सो इक्वल टू ए इक्वल टू बी। फाइंड एंगल, ये काम करना है। समझ में आया क्वेश्चन? रिजल्टेंट वेक्टर के इक्वल ही है, दो वेक्टर्स इक्वल है, उनका रिजल्टेंट वेक्टर के इक्वल ही है, तो हमें फॉर्मूला यूज करना है, एंगल निकालना है, क्योंकि उस फॉर्मूले में रिजल्टेंट भी होता है और एंगल भी आता है। तो R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। याद कर लो अच्छे से, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, ए और बी इक्वल है ना, मान लो दोनों इक्वल हैं, ए के इक्वल, सो रिजल्टेंट भी ए के इक्वल है, ए स्क्वायर, बी की जगह भी ए स्क्वायर, 2ab 2a स्क्वायर cos थीटा। समझ गए? ए सारी चीजें हैं, हमें थीटा निकालना है। समझ आए? इजी है। तो कैसे होगा देखो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर लेंगे। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, 2a स्क्वायर cos थीटा। क्लियर है? सॉल्व हो जाएगा। सो माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर cos थीटा। देखो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, cos थीटा इज -1/2, है ना। तो थीटा कितना होगा, याद करना पड़ेगा। थीटा विल बी 120 डिग्री। आंसर विल बी 120 डिग्री। समझ में बात? क्लियर है? इजी। स्टेटमेंट पढ़ो ध्यान से। टू इक्वल वेक्टर्स, रिजल्टेंट भी वेक्टर के इक्वल ही है, तो बताओ उनके बीच में एंगल कितना होगा। ये जो सिचुएशन है ना, ये वाली सिचुएशन, ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये एक न्यूमेरिकल के अंदर एक फिजिकल सिचुएशन है, ऐसी यूनिक सिचुएशन है जिसमें वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर के इक्वल आता है। ठीक है, तो कैसे होगा देखो, इसको बना के देखते हैं रियल लाइफ में कैसा होगा ये। यानी गिवन वेक्टर्स के बीच में 120 डिग्री का एंगल है। ए वेक्टर, दूसरा बी वेक्टर, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में नहीं। ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, और रिजल्टेंट जो है ना वो उनके इक्वल ही है। तो इसको पैरेललोग्राम लॉ से करते हैं, पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। सो एक पैरेललोग्राम कंप्लीट किया इस तरीके से, देन दिस विल बी द रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट होगा। ठीक है, इसकी लेंथ सेम होगी, ये वाला एंगल 120 डिग्री होगा। क्लियर? समझ आए बात? अगर तुमसे पूछा जाए, इस क्वेश्चन में मैं स्पेशल जोर दे रहा हूं क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन का क्वेश्चन है जो बहुत मुश्किल न्यूमेरिकल्स में बड़े आराम से हमें हेल्प करेगी फिर काम करने में। रिजल्टेंट का एंगल ए के साथ कितने डिग्री का होगा, ये बात तो क्लियर हुई ना, कैसे होगा ये। अब रिजल्टेंट का एंगल ए के साथ कितना होगा, तो लगाते हैं फॉर्मूला, ये वाला एंगल निकालना है हमें। सो tan बीटा, इसको बीटा नाम दे देते हैं, रिजल्टेंट का ए के साथ b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। b और a तो इक्वल है ना, सो a sin 120 and a is also a, b is also a cos 120। ठीक है, सो क्या मिलेगा ये, नाउ a sin 120 मतलब sin 90 प्लस 30, a प्लस a cos 120 इज -1/2। ये तो हमें याद है इसलिए मैंने डायरेक्ट कर ली, लेकिन sin 120 sin 90 प्लस 30, sin 90 प्लस 30 मतलब cos 30, cos 30 मतलब
cos 30 मतलब √3/2, इसको लिख लेते हैं sin 90 + 30, so this will become a cos what, a cos 30 upon a plus, बल्कि a minus a/2, a minus a/2, so क्या मिला हमें, a √3/2 upon a कॉमन निकाल लेते हैं, so it is 1 minus 1/2, so it is just 1/2, a से a cancel, so it is just √3, so tan beta is √3, which means beta कितना होगा, beta will be how much, beta कितना होगा, beta will be 60 degree, so this will be 60 degree। बात समझ आई? एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का, ठीक है। याद रखो, दो इक्वल वेक्टर्स, उनका रिजल्टेंट भी उनके इक्वल, तो एंगल 120 डिग्री का होगा, ऐसी सिचुएशन होगी। क्लियर है? आगे चलें, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कोई डाउट हो तो हैंड रेज करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फोर्सेस, क्वेश्चन है two forces, there are two forces whose magnitude are, two forces whose magnitude are in the ratio of 3:5, in the ratio of 3:5। और क्या दिया हुआ है, give a resultant of 35 Newton if angle of inclination be 60 degree, calculate magnitude of each force, calculate magnitude of each force, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। दो फोर्सेस हैं, दोनों का रेशियो दे रखा है 3:5 और उनका रिजल्टेंट है 35 न्यूटन, ठीक है। तो मान लो A है, अगर A/B is 3:5, A/B is 3:5, ओके। इस मीन्स अगर A है 3x then B is 5x, so implies if A is equal to 3x then B is equal to 5x, है ना। रिजल्टेंट कितना है 35, तो R is equal to √a² plus b² plus 2ab cos थीटा वाला फॉर्मूला यूज करके, थीटा डिग्री दिया हुआ है, थीटा इज गिवन, थीटा इज 60 डिग्री, so R is 35, so we have 3x² plus whole square 5x whole square plus 2 3x 5x and cos 60 is 1/2, so 35 is equal to √9x² 25x², 1/2 से 2 कट गया, it is 15x², तो क्या मिला 49, that is 7x², 49x², so that is equal to 7x, so x is what, x is 5, x कितना आया 5, so a कितना आ जाएगा, a will be 15 न्यूटन and b will be 25 न्यूटन। बात समझ में आई सभी को? इजी है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें रेशो दिया था, बस रेशो दिया था, रेशो को हमने ऐसे कन्वर्ट करना है, फिर x की वैल्यू निकाल करके और रियल फोर्सेस हम निकाल लेंगे। क्लियर है? कोई डाउट है तो हैंड रेज करके पूछ सकते हो। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार, बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन का।
क्लियर है सभी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, टू फोर्सेस P एंड Q, टू फोर्सेस P and Q, there are two forces P and Q, there are two forces P and Q act on a particle, Newton act on a particle, किसी पार्टिकल पर एक्ट करते हैं, act on a particle। और क्या दिया हुआ है, if first be doubled, अगर पहले वाले फोर्स को डबल कर दें, if first be doubled, मैं क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूं ताकि स्टेटमेंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए आप लोगों को, क्योंकि मेरे पास तो क्वेश्चन है, मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। if first be doubled and second be increased by 20 and second be increased by 20, सेकंड वाले को 20 इंक्रीज कर दें, अगर सेकंड वाले को हम 20 इंक्रीज कर दें, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट रिमेन्स सेम। कई सारी बातें आ गई इस क्वेश्चन में। फाइंड द वैल्यू ऑफ P, फाइंड P, बहुत लंबी सी स्टेटमेंट है, ध्यान से समझो, है ना, बहुत लंबी है तो धीरे धीरे करके समझेंगे अच्छे से। टू फोर्सेस, दो फोर्स है P एंड Q, तो एक चीज तो क्लियर है, एक फोर्स है P, दूसरा है Q, है ना, रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले में A और B होते हैं, तो एक फोर्स है P, दूसरा है Q, एक्ट ऑन अ पार्टिकल, ठीक है। इफ फर्स्ट बी डबल्ड, अगर पहले वाले को डबल कर दें, तो फर्स्ट सिचुएशन है ये, फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन कैसी है, अगर फर्स्ट वाले को डबल कर दें, a डैश इज 2p, है ना, डबल हो गया, एंड सेकंड इज इंक्रीज्ड बाय 20, b डैश इज व्हाट, q प्लस 20, टू फोर्सेस p एंड q, ओके। तो डायरेक्शन में चेंज नहीं आता, द डायरेक्शन रिमेन्स सेम, फाइंड द वैल्यू ऑफ P, फाइंड P, ये है क्वेश्चन। तो डायरेक्शन की बात कैसे करें, डायरेक्शन कैसे आएगी, डायरेक्शन कहाँ होती है, कह रहे हैं द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट रिमेन्स सेम, डायरेक्शन रिजल्टेंट की डायरेक्शन सेम रहती है, तो हमें रिजल्टेंट की डायरेक्शन वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या है रिजल्टेंट की डायरेक्शन वाला फॉर्मूला, tan बीटा, है ना, tan बीटा। फर्स्ट केस में tan बीटा क्या होगा, b sin थीटा अपॉन a मतलब p, a प्लस b cos थीटा, b इज व्हाट, q cos थीटा, फर्स्ट सिचुएशन में ना ये। और सेकंड सिचुएशन में क्या होगा, सेकंड सिचुएशन में tan बीटा, यहां पर भी tan बीटा, यहां भी tan बीटा, दोनों जगह tan बीटा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं होती, समझ रहे हो, दोनों जगह tan बीटा, बिकॉज डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग। सो अब b क्या बन गया, b इज व्हाट, q प्लस 20, q प्लस 20 साइन थीटा अपॉन a इज व्हाट, 2p, a प्लस b में b इज व्हाट, q प्लस 20 cos थीटा। दो सिचुएशन आ गई, बोलो बात समझ में आई, क्लियर है? यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क। p वेक्टर था, दूसरी सिचुएशन में 2p बन गया, q वेक्टर था, दूसरी सिचुएशन में q प्लस 20 बन गया, और कहते हैं डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता, सो डायरेक्शन इज tan बीटा इन बोथ द केसेस, फाइंड p, समझ गए? तो क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, सो इक्वेटिंग, इन दोनों को इक्वेट करके लिखेंगे तो क्या मिलेगा, सो हमें मिलेगा q साइन थीटा अपॉन
P प्लस Q cos थीटा इज इक्वल टू Q प्लस 20 साइन थीटा अपॉन 2P प्लस Q प्लस 20 cos थीटा। ठीक है, क्लियर है? अब क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन में, क्योंकि दोनों में डायरेक्शन सेम रहती है, डायरेक्शन को चेंज नहीं आता, तो क्या करेंगे, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, सो Q, ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, 2PQ और इसके साथ Q स्क्वायर cos थीटा और इसके साथ 20Q cos थीटा इज इक्वल टू, इसके साथ देखो, इसके साथ करेंगे आप, क्या मिलेगा, पहले मिलेगा PQ 20P, फिर मिलेगा 20P ओके, और फिर क्या मिलेगा, फिर मिलेगा Q स्क्वायर cos थीटा। ठीक कर रहा हूं ना मैं, ओके, पहले Q से Q किया, फिर Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, Q स्क्वायर cos थीटा, फिर 20 से करेंगे 20P एंड 20Q cos थीटा। क्लियर है? देखो क्या क्या कट रहा है, कुछ कट रहा है क्या, ये कट गए दोनों, और 20Q cos थीटा कट गया, तो क्या मिला, 2PQ इज इक्वल टू PQ प्लस 20, सो PQ इज व्हाट, 20, PQ क्या मिला, 20 मिला। अब क्या दे रखा है इन्होंने, क्या दिया फर्स्ट केस में, P and 2P, सो सॉल्विंग वी गेट, कुछ गलती करी क्या मैंने, कुछ मिसिंग, कुछ गलती कर दी क्या, 20P बचा है यहाँ पे, 20P, हाँ ये देखो, दिस इज PQ इज इक्वल टू 20P, ठीक है, PQ इज इक्वल टू 20P, so PP cancel, Q is 20, Q आ गया, so we can find P also, क्लियर है? so इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है। क्लियर? इसमें करना क्या था, सारी बातों की एक बात, डायरेक्शन सेम रखनी थी, तो डायरेक्शन कहाँ होती है, tan बीटा में, रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन, दो बातें, तीन बातें बताई तुम्हें मैंने इंपॉर्टेंट, रिजल्टेंट, डायरेक्शन और एंगल, समझ गए, तीन बातों को याद रखना है। यहाँ पर कहा था डायरेक्शन सेम रहती है, इसलिए हमने tan बीटा को इक्वेट किया। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क द क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम, अगला भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्या है, द ग्रेटेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो इस क्वेश्चन में हम पढ़ रहे हैं ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। क्या, द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात, द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ two forces acting on a point are 29 Newton and 5 Newton. If each force is increased by 3, if each force is increased by 3, if each force is increased by 3, find the resultant of two new forces at right angle, at forces perpendicular to each other, ये दिया हुआ है, perpendicular to each other। बहुत इजी सिचुएशन, देखो बड़ा इजी। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट,
ये बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आएगी। द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, दो फोर्स का मैक्सिमम रिजल्टेंट कब होगा और मिनिमम कब होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर्स है ना ए एंड बी, अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, इनका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कब होगा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, और मिनिमम कब होगा, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। समझ गए? तो मैक्सिमम विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, समझ रहे हो? मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, नॉट ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। समझ? दिस रॉन्ग। मैक्सिमम इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी लेंथ ऑफ ए एंड लेंथ ऑफ बी, नॉट वेक्टर को ऐड करके लेंथ नहीं निकालना। समझ गए? सो दिस इज रॉन्ग। और दूसरा क्या है, मिनिमम क्या होगा? व्हाट विल बी मिनिमम? मिनिमम विल बी जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये मिनिमम होगा। दिस विल बी मिनिमम। एग्जांपल ले, मान लो दो फोर्सेस हैं 5 एंड 10। एग्जांपल लेते हैं, दो फोर्सेस हैं 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। तो उनका मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या हो सकता है जब दोनों सेम डायरेक्शन में लगेंगे, है ना, 15। और मिनिमम क्या हो जाएगा जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, यानी 5। तो हमारा जो रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट, उसका एक किनारा तो 15 पे है और एक किनारा 5 पे है। मिनिमम 5 पे है, मैक्सिमम 15 पे है, तो रिजल्टेंट 5 और 15 के बीच में लाई करेगा। ये बहुत सारे क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या? कि कोई भी वेक्टर का रिजल्टेंट, किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में लाई करता है। तो कई बार आप क्वेश्चंस को ना बिना देखे, बिना करे ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है भाई, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू गिवन वेक्टर्स वगैरह वगैरह दे रखा है और 4 ऑप्शन दे रखी हैं। तो एक वेक्टर है मान लो 25, एक है 10, और आंसर तुम्हारे 4 दे रखे हैं। 35 इज गिवन, ओके, 15 इज गिवन, 10 इज गिवन एंड 45 इज गिवन। तो कौन सा रॉन्ग होगा? 45 इज रॉन्ग, बिकॉज 25 का और 10 का रिजल्टेंट मैक्सिमम 35 और मिनिमम 15 के बीच में लाई करेगा। तो यहां पर दे रखा है द मैक्सिमम इज 29 एंड मिनिमम इज 5। मैक्सिमम तो क्या है 29 और मिनिमम इज 5। सो हम कैसे लिखेंगे? हम ऐसे लिखेंगे, a plus b, let us suppose there are two vectors, a vector a plus b, मैग्नीट्यूड के साथ, नॉट वेक्टर। a plus b is 29, a minus b is equal to 5। a और b निकल जाएंगे ना, सो a और b कैसे आएंगे? देखो, ऐड कर दो, 2a will be equal to 34, so a will be equal to 17। अगर a 17 है तो b कितना आएगा? सो b will be 12, है ना? If a is 17 then b will be 12। अब क्या कह रहे हैं? सेकंड सिचुएशन, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ न्यू फोर्सेस इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज बाय 3। दोनों फोर्स को 3 बढ़ा दिया, 3 टाइम्स नहीं किया, इंक्रीज बाय 3। सो न्यू फोर्स क्या होंगे? सो न्यू फोर्स विल बी, new force will be 12 plus 3 and 17 plus 3, यानी 15 and 20। एंगल कितना? 90। अब तो हो जाएगा ना? समझ गए? तो इस क्वेश्चन में हमें 2 इंपॉर्टेंट बातें मालूम पड़ी, बल्कि एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मालूम पड़ी कि मैक्सिमम रिजल्टेंट कब होता है और मिनिमम कब होता है। सो मैग्नीट्यूड, सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स, मैग्नीट्यूड्स ऑफ सम नहीं, सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स मैक्सिमम होता है। लिख लो बेशक, सम ऑफ मैग्नीट्यूड इज द मैक्सिमम एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड इज मिनिमम रिजल्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ सम क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ सम होता है वेक्टर्स का रिजल्टेंट होता है, वो डिफरेंट चीज होती है।
तो दो बातें हैं, सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स लिख लो, सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड्स ऑफ सम। समझ गए? इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझ गए? इसका मतलब है कि पहले तो आपने क्या किया, पहले ए और बी का रिजल्टेंट निकाला, वेक्टर्स मान करके रिजल्टेंट निकाला, फिर मैग्नीट्यूड निकाला। यहां पर क्या किया, ए का मैग्नीट्यूड निकाला, बी का मैग्नीट्यूड निकाला और ऐड कर दिया। ठीक है? सो सम ऑफ मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड्स ऑफ सम। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में आती है वाली बात। ठीक है, क्लियर हुई बात? ओके, अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स of two forces acting at a point is 18 Newton and the magnitudes of the resultant and magnitude of their sum, वही चीज काम आ रही है, magnitude of their sum is 12 Newton if resultant makes an angle of 90 degrees. If the resultant makes an angle of 90 degrees with the forces of smaller magnitude, what is magnitude of two forces? What is magnitude of two forces? ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मुश्किल लग रही है। अभी मैंने बताया सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स मतलब पहले लेंथ निकाल करके जोड़ लो, और मैग्नीट्यूड ऑफ सम मतलब रिजल्टेंट निकाल के लेंथ निकालो, है ना? अभी बताया मैंने तुम्हें। तो कह रखा है द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 80 न्यूटन। मतलब मान लो दो फोर्सेस हैं, A is there and B is there. So A plus B is 18. But A vector plus B vector is equal to 12. है ना? देखो दोनों डिफरेंस। इसे कहते हैं सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स, इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ सम। ठीक है? फिर क्या रखा है, इफ द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। किसी एक को स्मॉल मान लेते हैं, इन दोनों में से किसी एक को स्मॉल मानते हैं। लेट अस सपोज ए इज स्मॉलर, लेट ए बी स्मॉलर। तो ए के साथ रिजल्टेंट 90 डिग्री का एंगल बनाता है। लेट अस सी द टाइम होने वाला है। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, शायद मीटिंग ऑफ हो जाएगी तो आप लोग वीडियो में देख लोगे और सोल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा, उसमें देख लेना। ठीक है, ओके। सो लेट ए बी द स्मॉलर। तो कह रखा है कि एंगल इज 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, tan बीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो tan बीटा
इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बीटा इज 90 डिग्री, है ना, बीटा इज 90 डिग्री। सो tan बीटा, tan 90 इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बट दिस इज व्हाट, दिस इज इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब, इसका मतलब क्या है कि दिस इज डिवाइडेड बाय जीरो, इसके वैल्यू जीरो होनी चाहिए। सो ए प्लस बी कॉस थीटा इज जीरो, विच इंप्लाइज a इज इक्वल टू माइनस बी कॉस थीटा। एक बात आ गई हमारे पास, ये काम आएगी हमें। और यहां देखो ये, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a प्लस बी इज व्हाट 18 एंड 12 इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, सो पुट करते हैं हम इसे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर लेते हैं इसको। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज 18। यहाँ देखो 144 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सो a इज व्हाट माइनस b cos थीटा। ओके क्लियर, a इज व्हाट माइनस b cos थीटा। सो पुट कर लेते हैं इसको सॉल्व कर लेने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें cos थीटा b cos थीटा लिख सकते हैं माइनस a, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 144 एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज 18। अब सॉल्व हो जाएगा ना, ठीक है, अभी सॉल्व हो जाएगा। सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो, तो जस्ट हम लोग इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, बल्कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन दोनों को हम ऐड करेंगे। कैसे करेंगे सॉल्व, कैन यू सॉल्व दिस नाउ? तो ये बन जाएगा, जस्ट सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इनको, तो मेरे ख्याल से उससे बात बन जाएगी। हाँ, तो हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर 144, सब्ट्रैक्टिंग माइनस माइनस प्लस माइनस, कट गया, ये भी कट गया। दिस इज व्हाट 2ab प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 18। ठीक है, व्हाट इज 144 माइनस 18? 144 माइनस 18 क्या होगा? सो दैट विल बी, कर लेंगे इसे, बल्कि इसमें दो वेरिएबल हो गए बीच में भी, a एंड b प्लस a इज इक्वल टू व्हाट 144 माइनस 18, दैट इज कितना बचा 144 18 दैट इज 6 और यहाँ 3 या 2 126। सो a b plus a is what 126 यानी 2 6 12 2 3 6। बट व्हाट इज a इज इक्वल टू माइनस b cos से हम कर चुके ना पहले, है ना। सो पुट कर देते हैं इसकी जगह माइनस b cos थीटा b प्लस b बस प्लस a इज व्हाट माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू 63। सो b कॉमन निकाल लेते हैं, that will be cos theta minus cos square theta is equal to 63। ठीक है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया लगता है।